बारिश में अमीर बहू का, जंगल में बेघर ससुराल। आखिरकार तुम लोगों को क्या हो गया है? 6 महीने से कंपनी कितनी लॉस में चल रही है। ऐसा ही रहा तो मैं इस मंथ की सैलरी तुम लोगों की घटा दूंगा। सर, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? हमारी टीम तो दिन रात मेहनत कर रही है, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम रुककर हम लोग कंपनी की प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? अगर इन आने वाले 3-4 महीने में भी हमारी कंपनी इसी तरह लॉस में चलती रही तो इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। कंपनी का सीईओ योगेश कंपनी के लगातार हो रहे लॉस की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। अपनी सारी टीम को बुलाकर योगेश कंपनी को वापस प्रॉफिट में लाने के लिए सभी एम्प्लॉयज से एडवाइस लेने लगता है। तो वहीं योगेश का छोटा भाई जतिन सभी एम्प्लॉयज के बीच में बैठा था। वो बार बार अपने फोन में किसी के मैसेज को देखकर मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है, जिसे देख योगेश, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और तुम हो कि फोन में लगे हुए हो। फोन साइड में रखो और अपनी भी एडवाइस दो कि हम कैसे इस कंपनी को वापस प्रॉफिट में ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज था, देखना जरूरी था, और ये सब दे तो रहे हैं एडवाइस। मुझे तो सबके आइडिया काफी अच्छे लग रहे हैं। योगेश चुप रहता है जैसी मीटिंग खत्म होती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सालों से मैं इस कंपनी को चला रहा हूं। कम से कम अब तो मेरा साथ दो। ये कंपनी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं, हम दोनों भाई की है। भैया, आपके और पापा के कहने पर मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, और क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ हफ्तों में तुम्हारी शादी होने वाली है। जब कल को तुम्हारी वाइफ आएगी तो उसका कैसे ख्याल रखोगे? इतने महीने से हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन तुम्हें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब से तुम्हारा रिश्ता लगा है तुम बस दिन रात काजल से बात करने में लगे रहते हो। ऐसा नहीं होता जतिन। भैया, आप बार बार मुझे प्रवचन देना बंद करो। मेरी लाइफ है, मैं खुद हैंडल कर सकता हूं, मैं जा रहा हूं। जतिन गुस्से में कैबिन से बाहर चला जाता है। तो वहीं योगेश दिन पर दिन अपनी कंपनी को लॉस में जाता देख काफी परेशान हो चुका था। जतिन शुरू से ही अपनी कंपनी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। जब से उसका रिश्ता काजल से लगा था वो दिन रात बस काजल से बातें करता। कहाँ हो बेबी? कब से मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? बेबी, मैंने बताया था ना कि आज मैं शादी की शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ, वही कर रही हूँ। मैं तुम्हें घर पहुंचकर कॉल करती हूँ। ठीक है बेबी। काजल जल्दी से अपने सारे शॉपिंग खत्म करती है और पार्किंग एरिया में आकर जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि जोरों की बारिश हो रही है। शॉर्टकट लेते हुए काजल जल्दी अपने घर पहुंचती है और सारा सामान लेकर घर में आती है। आ गई मेरी बच्ची। क्या क्या शॉपिंग करी शादी की? बहुत कुछ लिया है माँ। हल्दी मेहंदी की ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप बॉक्स, सैंडल और बैग्स भी। ऐसा लग रहा है दुनिया की इकलौती पहली लड़की हो तुम जिसकी शादी हो रही है। कुछ ज्यादा पैसे नहीं उड़ा रही तुम आजकल शॉपिंग में? दीपक, काजल तेरी इकलौती बहन है और उसकी शादी होने वाली है। ये जानते हुए भी तू ये कैसे कह सकता है? बल्कि तुझे तो उसके साथ जाकर शॉपिंग करवानी चाहिए। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। पापा के जाने के बाद मैं ही हूँ जो पूरी कंपनी संभाल रहा हूँ। तो भैया, जब मैंने आपसे कहा कि मैं भी आपके साथ कंपनी संभालना चाहती हूँ तो आपने मना क्यों कर दिया? मैंने भी बिजनेस की पढ़ाई कर रखी है, मुझे पता है कि बिजनेस को कैसे चलाते हैं। अगर कंपनी की बागडोर मैंने तुम्हारे हाथों में दे दी ना तो महीने भर में हमारी कंपनी को तुम टॉप से 0 पर ले आओगी। शादी करो और घर की जिम्मेदारी संभालो, समझी? अपने पिता के गुजर जाने के बाद दीपक ने पूरी कंपनी को संभाल रखा था। काजल के कई बार कहने पर भी दीपक उसे कंपनी संभालने को परमिशन नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ अब जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे जतिन की कंपनी भी लॉस में जाती जा रही थी। शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता रह गया है और कंपनी पूरी तरह से लॉस में जा चुकी है। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। जब से ये उस लड़की का हमारे जतिन से रिश्ता लगा है तब से ही हमारी कंपनी घाटे में जा रही है। कहीं वो लड़की पनौती तो नहीं? मेरी मानो तो उसके घर कॉल करके शादी से साफ इनकार कर दो। माँ, 2025 में रहकर 1825 वाली बातें क्यों कर रही हो? काजल और मेरी भले ही अरेंज मैरिज हो रही हो, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। भाग्यवान, अगर हम रिश्ता तोड़ देंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? शादी होने देते हैं। अगर फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो बहू के मायके वालों से थोड़ी मदद ले लेंगे। बेटी का ससुराल है, पैसों के मामले में मना तो नहीं करेंगे वो लोग। ऐसे कुछ समय गुजरता है और अब जतिन और काजल की शादी हो जाती है। ससुराल आते ही काजल जल्दी ही सभी से घुल मिल जाती है और अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभालती हैं। आज मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे मौसम में तो कहीं बाहर जाने का मन करे। काम करती हूँ, भाभी से बोलती हूँ आज दोनों देवरानी जेठानी जाकर मस्त मोमोज खाकर आएंगे। काजल अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और देखती है कि सुषमा अपनी बेटी को पढ़ा रही है। भाभी, आप तो सांची को पढ़ा रही हैं। मैं तो यहाँ आपके साथ बाहर जाने के लिए आई थी। सोचा था आज दोनों कहीं बाहर घूम कर आएंगे। काजल, मैं चलती, लेकिन कल स्कूल में सांची का एक जरूरी टेस्ट है और उसकी तैयारी करवाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं भाभी, हम फिर कभी चलेंगे। सांची बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना।
इतना कहकर काजल अब सीधा घर से बाहर आ जाती है और चलते चलते घर से काफी दूर निकल जाती है। मैं तो घर से काफी दूर आ गई हूँ, पर अब आ ही गई हूँ तो थोड़ा और आगे चलती हूँ। काजल मुश्किल से 5-10 मिनट चलती है और उसे अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक काफी बड़ा जंगल दिखता है। अरे वाह, मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही इतना बड़ा जंगल है और मुझे तो पता भी नहीं चला। अंदर चलते हैं। काजल जैसे जंगल में जाती है तो वो पेड़ पौधों की ठंडी ठंडी हवा, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और चारों तरफ से आ रही पक्षियों की मधुर आवाज में खो जाती है। कितना सुंदर जंगल है। मुझे तो अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब हम इसी तरह से जंगल में कैंपिंग के लिए जाया करते थे। कितनी प्यारी तितली है, मन कर सारी पकड़ लूं। शहर में भी इतना सुकून मिल सकता है, सोचा नहीं था। काजल जंगल में थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे एक लकड़ी का छोटा सा बना हुआ घर दिखता है। अरे, ये जंगल में ये छोटा सा लकड़ी का घर किसका है? कौन रहता होगा यहाँ? काजल घर के करीब जाती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर जाने पर चारों तरफ ढेर सारी धूल मिट्टी और बड़े बड़े मकड़ी के जाले नजर आते हैं। लगता है किसी ने यहाँ रहने के लिए घर बनाया है और फिर कुछ समय के बाद इसे छोड़कर चला गया। इतनी सुंदर जंगल में भला कौन नहीं रहना चाहेगा? कुछ देर और जंगल में घूमने के बाद अब काजल घर आती है और सारी बात अपनी जिठानी को बताती है, जिसे सुनकर काजल, तुम्हें पता नहीं उस जंगल में कितने जंगली जानवर हैं? आइंदा मत जाना। भाभी, जंगली जानवर तो जंगल के भीतरी हिस्से में होते हैं और मैं तो बाहर की तरफ थी। कुछ भी हो लेकिन आइंदा मत जाना। माँ जी को पता चल गया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। काजल सुषमा के सामने तो हामी भर देती है, लेकिन फिर से जब भी काजल का जंगल जाने का मन होता तो वो बिना बताए या किसी के बहाने झूठ बोलकर जंगल आ जाया करती। इस बारिश को भी क्या अभी होना था? वो लकड़ी का घर भी यहाँ से दूर है, वरना वहाँ चली जाती। जैसे ही बारिश हल्की होती है तो काजल भागते हुए घर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग हॉल में इकट्ठा हैं और काफी परेशान हैं। मैं कहते कहते हार गया हूँ कि कंपनी पर थोड़ा ध्यान दे दे, लेकिन नहीं, शादी के बाद भी इसे अपनी बस मस्ती सूझती रहती है। अब खुश डूब गई हमारी कंपनी। बैंक से जो कंपनी को चलाने के लिए लोन लिया था, अब कैसे चुकाएंगे उसके पैसे? अरे सारी गलती तो जैसे मेरी ही है ना। आप तो इतने सालों से कंपनी चला रहे हैं, तो फिर कंपनी कैसे डूबी? इसका मतलब कि आपने कंपनी को सही से ध्यान नहीं दिया। अरे बस करो तुम दोनों, पहले हमें बैंक का लोन चुकाना होगा। आधे पैसे तो कंपनी को बेचकर आ जाएंगे, लेकिन बाकी आधे का क्या? किसी रिश्तेदार से मदद भी नहीं मांग सकते। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मुझे तो लगता है अब हमें अपना घर ही बेचना होगा। अरे पापा, मेरे तो कुछ शेयर्स भी है ना कंपनी में, तो आप उन्हें क्यों नहीं बेच देते? कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेंगे वो शेयर्स, समझा? तेरी तरह वो भी किसी काम के नहीं है। बैंक का लोन चुकाने के लिए मिथिलेश कंपनी और घर जल्दी ही डीलर को बेच देता है, जिससे उनका सारा कर्ज तो चुक जाता है, लेकिन अब वो सड़क के हो जाते हैं। बैग्स के साथ सब घर के बाहर खड़े हैं। मैंने कहा था इस पनौती से रिश्ता तोड़ दो। देखा, कंपनी भी गई और घर भी। किसी रिश्तेदार से भी मदद नहीं मांग सकते। क्या करें अब? कंपनी तो साल भर से ही लॉस में थी, इसमें काजल का क्या कसूर है भला? हाँ माँ जी, इसमें काजल की थोड़ी ना कोई गलती है। उस बेचारी को आए हुए अभी कितना ही समय हुआ है। मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ खड़े खड़े। चलिए ना, हम किसी होटल में स्टे करते हैं। बनी आई होटल में स्टे करने वाली। पता भी है होटल का एक दिन का किराया कितना होता है? 2 दिन में ही जो बचे कुचे पैसे है ना, सब खत्म हो जाएंगे। कौशल्या इतना बोल ही रही होती है कि तभी जोरदार से बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी परी फ्रॉक भी भीग गई। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? घर के अंदर चलते हैं ना। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के दिन दिखाएगा हमें भगवान। आप लोग कब तक मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? कुछ कहेंगे भी? मेरे पास एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। कम से कम इस बारिश से तो हम लोग बच जाएंगे। इससे पहले कोई काजल से सवाल करता है कि तभी बारिश की रफ्तार और दुगनी हो जाती है, जिससे अब सभी जल्दी जल्दी सामान उठाकर काजल के पीछे जाने लगते हैं। काजल उन्हें जंगल में बने उस छोटे से लकड़ी के घर में लेकर आती है, जिसे देख ये तू हमें कहाँ ले आई है? ये घर किसका है? और भला जंगल पे कौन घर बनाता है? और तो यहाँ कितनी गंदगी भी है। माँ जी, मैं आप लोगों से चुप चुप कर कभी कभार इस जंगल में घूमने के लिए आया करती थी। उसके दौरान मुझे ये घर मिला था। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम लोग होटल में रह सके, और अगर किराए का घर भी ले लिया तो भी जब तक हमें कहीं से पैसों का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम वहाँ नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से ये जगह बिल्कुल ठीक है हम लोगों के रहने के लिए। ये भाभी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब हम इस जंगल में रहेंगे। ये घर तो मेरे बाथरूम से भी छोटा है और यहाँ कितनी गंदगी है। मैं यहाँ नहीं रहने वाली। पहली बार इसका मक्कल ने कोई ढंग की बात बोली है। ये जंगल है, यहाँ चारों तरफ जंगली जानवर घूमते हैं। माना मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे किसी शेर चीते का शिकार नहीं बनना। चलो चलते हैं यहाँ से।
जैसे ही वो सभी उस घर से निकलने लगते हैं कि तभी बाहर और तेज बारिश होने लगती है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उन सभी को इस घर में रहना पड़ता है। आप सब समझने की कोशिश करिए, हमारे पास इस वक्त कोई और जगह नहीं है जहां हम रह सके। अब जब तक इन लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो हमें यहीं रहना होगा। जानती हूँ माँ जी, जंगल है, जानवरों का खतरा है, लेकिन हम अभी जंगल से ज्यादा अंदर नहीं हैं। और तो और अभी जो पैसे हैं हम उसे खाने पीने और जरूरत के सामान में ही खर्च करें तो ज्यादा सही रहेगा। कोई भी उस घर में रहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन अब सभी को उसी घर में रहना पड़ता है। दोनों बहुएं सबसे पहले जाले और धूल मिट्टी अच्छे से साफ कर देती हैं। मेघा, तुम क्या फोन में लगी हुई हो? हमारी मदद करो, हमने सारा कचरा इन पन्नियों में डाल दिया है, इसे बाहर रख कर आ जाओ। मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, पता नहीं इसमें कितने जर्म्स बैक्टीरिया होंगे। मेघा की बात सुनकर सुषमा का मुंह बन जाता है। तो वहीं घर की पूरी सफाई करने के बाद दोनों बहुएं मिलकर सबके लिए चादर बिछा देती हैं। तो वहीं जतिन और योगेश मिलकर खाना लाते हैं और सब खाना खाकर उसी चादर पर सो जाते हैं। हम लोग काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, खाने पीने के लिए सामान लाकर रख दिया है। आप सब घर में ही रहना, कहीं इधर उधर मत निकल जाना। अगर पहले ही काम पर ध्यान देते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे बस बेकार योगेश, कंपनी डूबने के पीछे हवा के लिए उसका तो हाथ नहीं है ना, गलती तो हम सब की ही है। मिथिलेश योगेश को समझाता है और वो सभी कुछ कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। क्या नौकरी मिलना इतना मुश्किल है? मैंने अपनी सारी डिग्री दिखा दी, लेकिन फिर भी ये लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। पापा की तो उम्र हो चुकी है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें वो नौकरी पर नहीं रख रहे हैं। मैंने उनसे बोला भी कि हमारी खुद की कंपनी थी, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें तो बस एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। अब हम कहां से अपना एक्सपीरियंस लेटर लेकर आए? मुझे तो लग रहा है किसी फैक्ट्री में ही मजदूरी का काम ढूंढना पड़ेगा। इधर से उधर घूमने के बाद उन्हें एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री के गेट के बाहर कर्मचारियों की जरूरत है, ये लिखा हुआ मिलता है। अंदर जाने पर 150 रुपए दिन की दिहाड़ी के तौर पर उन लोगों को नौकरी मिल जाती है। तो वहीं काजल अपनी जेठानी सुषमा के साथ मिलकर बाहर आंगन में मिट्टी और आसपास से ईंट वगैरह देखकर चूल्हा बना रही होती हैं। ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम मिट्टी का चूल्हा बना रहे, जब ये चूल्हा सूख जाएगा ना तो हम इस पर आराम से खाना बना सकते हैं। बता, कल तक इंडक्शन गैस पर बना हुआ खाना खाने वाले अब इस गंदी मिट्टी के चूल्हे का खाना खाएंगे। कौशल्या की बात को सुनकर दोनों बहू को बुरा लगता है, लेकिन वो भी अब क्या ही कहती। शाम तक चूल्हा सूख जाने पर अब दोनों उस पर खाना बनाती हैं और रात में सभी बैठकर खाना खाते हैं। तभी मिथिलेश, अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, तुम एक बार अपने भैया से बात करो और हमें उनसे कुछ पैसे दिलवाओ। जब सब ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हारे भैया को पैसे दे देंगे, लेकिन पैसे तुम अपने लिए मांग कर लेना। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वो क्या ही सोचेंगे। ठीक है पापा जी, मैं बात करती हूँ उनसे। क्या ही बात करूं मैं भैया से? मुझे तो 1000 रुपए देते हुए भी वो इतने ताने मारते थे, और अब मेरी शादी के बाद तो वो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। खाना खाने के बाद अब सभी सो जाते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ होने की वजह से जंगल में काफी ज्यादा ठंडक थी। तो वहीं हर थोड़ी देर में आसपास से अलग अलग तरह के जानवरों की आवाज आती है, जिससे छोटी सांची काफी ज्यादा डर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले टाइगर की आवाज सुनी, वो मुझे खा जाएगा ना? बेटा ऐसा नहीं बोलते, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। चलो मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। सुषमा, अपनी बेटी को सुलाना। एक तो यहाँ जानवरों की आवाज ने नींद हराम कर रखी, ऊपर से तेरी बेटी भी सोने नहीं दे रही। इसका रोना बंद कर। माँ जी, अब इसमें सांची की क्या गलती है? बच्ची है, जानवरों की आवाज से डरेगी ही ना। मेरी तो सारी स्लीपिंग ब्यूटी की धज्जियां उड़ गई हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल ना आ जाए मेरे। सुषमा अपनी बेटी को लोरी सुनाकर सुला देती है। अगले दिन होते ही फिर से सभी मर्द काम पर निकल जाते हैं। तो वहीं कौशल्या तो अपनी कमर पकड़कर दर्द के मारे बैठी होती है। हाय मेरी कमर, लगता है अब मेरे जाने के दिन आ गए हैं। इस सख्त जमीन पर सोकर कमर की तो बैंड बज गई है। इधर कौशल्या कमर के दर्द के मारे चिल्ला रही होती है, तो वहीं उधर दोनों बहुएं बाहर बैठकर बर्तन धोती हैं। माँ जी ने सुबह से कमर दर्द का कह कहकर सर में दर्द कर दिया। वैसे सच कहूँ तो शरीर में तो मेरे भी काफी दर्द है। नरम गद्दे पर सोने की आदत है ना। भाभी, जब हम जंगल में अपना बसेरा कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से क्यों ना करें? यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों की लकड़ियों से हम बड़ा सा बेड जैसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और जो भी हमारे पास बेकार साड़ी या दुपट्टे हैं उसे सिलकर उसमें छोटे मोटे बेकार कपड़े, पेड़ के पत्ते और मार्केट से रुई लाकर भर देंगे। इससे हमारा बेड तैयार हो जाएगा और सभी आराम से सो सकेंगे। मुझे तो एक मार्केट भी पता है, वहाँ 5 रुपए किलो के हिसाब से कतरन मिलती है और सस्ती रुई भी। हम वहाँ जा सकते हैं।
सारा काम खत्म करके अब दोनों देवरानी जेठानी उस कतरन की मार्केट में जाती हैं और ढेर सारी रुई और कतरन ले लेती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रविवार के दिन दोनों अपने पतियों से लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां कटवाती हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा ना, या और चाहिए? आप ऐसा ही एक और बना दीजिए, आखिरकार सभी के इस्तेमाल में आ जाएगा। बता मेरे पढ़े लिखे बेटे को क्या काम कर रहा है, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। सभी कौशल्या की बातों को इग्नोर करते हैं। तो वहीं अब लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो उसे अच्छे से घर में सेट करके दोनों बहुएं अपने जुगाड़ तरीके से बने हुए बिस्तर और तकिया बनाती हैं। काजल, इतना नरम बिस्तर ठीक रहेगा या थोड़ी और रुई डाल दूं? भाभी इतना ठीक है, देखिए मैंने अब तकिया भी बना दिए हैं। बिस्तर और तकिया बनाने के बाद अब दोनों बहू मिलकर उसे अच्छे से सेट कर देती हैं और जब कौशल्या उस पर बैठती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। ये बिस्तर तो काफी मुलायम है, चलो तुमने अपनी बूढ़ी सास के बारे में कुछ तो सोचा। अब सभी आराम से उस बिस्तर पर सोते हैं और किसी को भी शरीर कमर में दर्द नहीं होता। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज जंगल में थोड़ा घूमते घूमते जेठानी को कुछ फलों के पेड़ मिलते हैं। यहाँ तो कितने सारे फल लगे हैं। उस दिन पापा जी फल के लिए कितना परेशान हो रहे थे ना, यहाँ से तोड़कर ले चलते हैं। देखा भाभी, जंगल में रहने के कितने फायदे हैं। जहाँ एक तरफ जंगल में रहने के थोड़े बहुत फायदे थे, तो वहीं बारिश में जंगल में रहने के काफी नुकसान भी होते हैं। ये क्या, हमारा सारा चूल्हा भीग गया, तो हम खाना कैसे बनाएंगे? हमारे सर छुपाने के लिए तो छत है, लेकिन अब चूल्हे के लिए क्या करें? घर में भी चूल्हा नहीं बना सकते, वरना जगह कम पड़ जाएगी। अब लगता है कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। आए दिन बारिश की वजह से बार बार चूल्हा भीग जाता था, जिससे परेशान होकर अब दोनों बहुएं फिर से अपने पतियों से लकड़ी कटवाती हैं और घर के बगल में ही एक छोटा सा लकड़ी से रसोई घर बनाती हैं, जिसमें वो रसोई का सारा सामान और बर्तन आराम से रखकर खाना बनाती हैं। आप दोनों तो इस तरह कर रही हो जैसे हमें जिंदगी भर इसी जंगल में रहना है। जिंदगी भर तो नहीं रहना, लेकिन जब तक है तब तक तो सही तरीके से रहना है। और अब दोनों बहुएं आराम से बारिश में भी खाना बनाती हैं। सोचा नहीं था इस तरह जंगल में बैठकर रसोई में हम लोग खाना बनाएंगे। वो तो है काजल, लेकिन अब मैंने सोचा है कि घर के बाहर मशाल जलाकर टांग दे। पता है, कल रात मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर के बाहर कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा है। आग रहती है तो डर के मारे कोई जानवर तो घर के नजदीक नहीं आएगा। सुषमा काजल दोनों घर के बाहर लकड़ियों से मशाल बनाकर उन्हें जलाकर रख देते हैं, जिससे जंगली जानवर डर के मारे उनके घर से दूर रहते हैं। कुछ समय गुजर जाता है। अरे ये क्या बदतमीजी है, हम कब से लाइन में खड़े, तुम यहाँ बीच में कैसे आ गई? चलो हटो यहाँ से। अरे तुम कौन हो? मुझे ये बताओ, ये मोहल्ला हमारा है, ये मोहल्ले का नल हमारा, तो तुम कौन हो जो यहाँ पानी भर रही हो? निकलो यहाँ से। जंगल में रहने की वजह से रोज कई देर तक पैदल चलकर एक गरीब बस्ती के मोहल्ले में जाकर पानी भरना पड़ता, तो जो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। एक दिन जेठानी जैसे तैसे कर पानी भरकर आ रही होती है कि तभी बीच रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश जाने पर वापस घर की तरफ बढ़ती है तो उन्हें अचानक पानी की आवाज आने लगती है। अरे पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास कोई नदी वगैरह है क्या? पानी की आवाज का पीछा करने पर वो देखती है कि ये तो पानी का झरना है, जो काफी सुंदर दिख रहा था। थोड़ी दूर पर पानी झरने के रूप में गिर रहा है और सामने बहुत ही सुंदर झील बन गया है। चारों तरफ हरियाली थी और वहां ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। आसपास तितलियां उड़ रही थीं, पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। फिर ये सब देखकर सुषमा घर में बताती है तो भाभी, यहाँ तो जाना बनता है। अब हमें पानी लेने के लिए उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, और तो और इतना सुंदर नजारा देखने को भी मिल जाएगा। जंगल में झरना होने की वजह से पानी की समस्या खत्म हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हर रोज मेघा और बाकी लोगों को पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वॉशरूम कितना गंदा था, पता है कितनी गंदी स्मेल आती थी। आप इसे क्लीन क्यों नहीं करते? देखिए, आपके पास इतना पैसा है तो अपने लिए अलग से टॉयलेट क्यों नहीं बनवा लेती? यहाँ ऐसा ही मिलेगा। सभी लोग पब्लिक वॉशरूम की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए दोनों देवरानी जेठानी दिमाग चलाते हुए घर की दूसरी तरफ एक छोटा सा लकड़ी का कमरा बनवाती हैं, जिसमें वो नहाने के लिए एक लकड़ी का टब बनाती हैं, तो वहीं साइड में एक कमोड बनाती हैं और वॉशरूम की सारी व्यवस्थाएं करती हैं, जिससे वो लोग आसानी से जंगल में भी वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकें। तो वहीं अब वो अपने घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा भी बना देती हैं, जिससे ऊपर नीचे करके आराम से सभी लोग रह रहे थे। चलो, एक काम तो तुम दोनों ने बढ़िया किया कि ऊपर घर बनवा लिया। वैसे तो नीचे वाले घर में तो सब एक साथ होते थे और कितनी सफोकेशन हो जाती थी। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। मुझे भी यहाँ ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ ऊपर ही सोऊंगी। पहले घर, फिर किचन और पानी, वॉशरूम और छोटी जगह को लेकर सोने की टेंशन भी खत्म हो गई। इसमें तुम्हारी काफी मेहनत लगी है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हम सब ये कर भी पाते या नहीं।
समय गुजरता है। शाम की चाय पीकर सब जैसी कौशल्या घर से बाहर आती है तो थोड़ी देर पहले हुई बारिश की वजह से आंगन में काफी कीचड़ होता है, जिससे वो फिसल के गिर जाती है और उसकी कोहनी से खून निकलने लगता है। ये देखकर काजल पास में ही एक औषधि के पौधे के कुछ पत्तों को तोड़कर लाकर अपने सास की चोट पर लगाती है। अरे ये तो क्या कर रही है, क्या लगा रही है मेरी चोट पर? जब हम कॉलेज टाइम पर कैंपिंग के लिए जाते थे और कभी किसी को चोट लग जाती थी तो हमारे सर ने हमें इन औषधि पत्तों के बारे में बताया था कि दवाई से ज्यादा असरदार होते हैं। देखना, सुबह तक आपकी चोट भर जाएगी और दर्द भी नहीं रहेगा। दोनों बहू मिलकर जंगल में काफी अच्छे से घर का बसेरा कर देती हैं। तो वहीं जब आज रात सब खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ रहने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कब तक इस जंगल में रहेंगे? और उसकी 150 रुपए दिहाड़ी में काम नहीं चलता। तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं कर रही हो? अब काजल उन्हें क्या ही बताती कि वो क्यों अपने भाई से पैसों को लेकर बात नहीं कर रही है। तो वहीं आए दिन मेघा के नखरे भी काजल को काफी परेशान करते हैं। भाभी, आप अपने भाई से कब बात करोगी? आपसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। यहाँ तो जंगल में वाईफाई भी नहीं है। पता है कितने दिन हो गए मुझे अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखे हुए। हम बेघर हैं, सर पर छत नहीं थी, मैंने छत दी, सारी सुख सुविधा की चीज बनाई। अब क्या मैं इसके लिए बिजली का खंबा लाकर रख दूं जंगल में? काजल मेघा को सुनाना तो चाहती थी लेकिन वो चुप रहती है और इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। काजल भी अब एक जल्दी कॉल सेंटर में नौकरी करना शुरू कर देती है। काजल अपने साथ लाया अपने पति के लैपटॉप पर कॉल सेंटर में बैठी अच्छी नौकरियां सर्च कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके पति का ईमेल आया है, जिससे उसे पता चलता है कि धीरे धीरे अब उसके पति के नाम पर जो भी शेयर्स थे उनके रेट बढ़ रहे हैं। वो सबसे पहले इस बारे में जतिन को बताती है। देखिए जी, कैसे आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ रहे हैं। अब तो ये हजारों से लाखों रुपए में पहुंच चुके हैं। इस बारे में घर में सभी को बताते हैं, सब कितने खुश हो जाएंगे। वैसे भी इतने समय से कोई भी घर में मुस्कुराया नहीं है। नहीं, अभी हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अभी इनकी कीमत लाखों में, क्या पता इनकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाए। जब हमें लगेगा तब इनकी सही कीमत हो चुकी है, तब इन्हें बेचकर हम सबसे पहले अपना घर लेंगे। काजल और जतिन अब दोनों मिलकर शेयर्स के दाम के बढ़ने का इंतजार करते हैं। 1 से 1.5 महीने में उन शेयर्स के दाम अब आसमान छूने लगते हैं और अब दोनों पति पत्नी मिलकर इस बारे में घर में सभी को बताते हैं। सभी काफी खुश हो जाते हैं। तुमने शहर में तो कमाल कर दिया, मार्केट में सबसे टॉप लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन इस बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? घर में इतनी दिक्कत चल रही थी, अगर मैं पहले ही बता देता तो आप इसे बेचने की जिद करते और ये कम कीमत में ही बिक जाते और फिर हमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता। अब इन्हें बेचने पर हमारा फायदा ही फायदा है। दोनों भाई जल्दी उन शेयर्स को मार्केट में बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी पैसा मिलता है और अब वो सबसे पहले उसे डीलर के पास जाते हैं जिनको उन्होंने घर बेचा था। अपने घर की पूरी कीमत देकर वो लोग अपना घर वापस ले लेते हैं। अपना घर तो अपना घर होता है, यहाँ आकर अब सुकून से सोऊंगी, वरना वहाँ कभी चमगादड़ की आवाज आती थी तो कभी जंगली जानवरों की। मैं तो परेशान हो गई थी। सबसे पहले अपने बाथरूम में जाऊंगी। मैंने अपने बाथरूम को बहुत मिस किया, स्पेशली उसका वो बड़ा डिजाइनर विनर। अब पैसे आ ही गए हैं तो बिना देरी करे हम सबसे पहले वापस अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। लेकिन पापा जी, इस बार हमें एक बिजनेस पर पूरे पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय उन पैसों से हमें 3 से 4 तरह के अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस खोलने चाहिए। अगर फ्यूचर में कभी एक बिजनेस भी बंद हुआ तो कम से कम बाकी बिजनेस तो रहेंगे जिससे हमें पैसे आ सके। काजल की बात में दम तो है, इससे हमें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि एक साथ कभी 4 बिजनेस थोड़ी ना बंद होंगे। चलो मैं न समझदार, लेकिन मेरी पत्नी तो समझदार है माँ। अब तो अपनी बहू को मानो। इतने दिन आप मेरी पत्नी को सुनाती थी, लेकिन देखो कैसे इन कुछ महीनों में उसने हमें इतने अच्छे से संभाला और आज कितना अच्छा आइडिया दिया है इसने हमें। सभी लोग जतिन की बात पर हंसने लगते हैं। तो वहीं अब सब मिलकर छोटे छोटे 3-4 अलग अलग तरह के बिजनेस खोलते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता है। तो वहीं अब जब भी काजल को दोबारा अपनी जंगल की याद आती, जंगल में बने अपने उस एरिया में जाती और वहां सुकून के साथ कुछ पल बिताती।